आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अध्याय 9 महिलाएं, जाति एवं सुधार इसका अध्ययन कर रहे हैं और यह उसका चौथा भाग है। इसके पहले के अध्याय में हमने ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, जो महाराष्ट्र के और सभी लोगों के लिए एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व थे, इनके बारे में पढ़ चुके हैं, जिन्होंने गुलामगिरी नामक ग्रंथ लिखा था। साथ साथ में इन्होंने एक काश्तकार की चाबूक या शेतकऱ्यांचा आसूड नामक किताब लिखी है और इन्होंने उसमें कहा था और उसमें लिखा है कि ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है और अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम उच्च नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। यह एकता उन्हीं के फायदे में है क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ। यह जो लेख है या बात की गई है वह शेतकऱ्यांचा आसूड काश्तकार की चाबुक नामक बुक में लिखी गई। तो और इसके बाद पहले हमने गुलामगिरी की बात भी की है, जो 1873 में उन्होंने एक किताब लिखी थी और यह किताब उन्होंने अमरीकी लोगों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। साथ साथ में हमने मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन छेड़ा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, और उन्होंने यहाँ कहा था कि 1927 में उन्होंने कहा था कि जो अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का दो मुख्य सिद्धांतों समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त सार्वजनिक तालाबों पर महार या शूद्र जाति के लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं होता था और इसीलिए उन्होंने पानी सत्याग्रह भी उन्होंने किया था। इसका वह जिक्र है। इस तरह से हमने कुछ मुद्दों पर पिछले भागों पर देखे थे और इस अध्याय में हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि गैर ब्राह्मण आंदोलन, जिसमें हम पेरियर रामास्वामी की बात करेंगे, रूढ़िवादी समाज की प्रतिक्रिया, सुधार के लिए संगठित होना, काले गुलाम और गोरे बागान मालिक, इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। यहां हम देख रहे गैर ब्राह्मण आंदोलन। तो गैर ब्राह्मण आंदोलन का मतलब होता है कि जो ब्राह्मण नहीं है ऐसे लोगों द्वारा शुरू किया गया आंदोलन। तो पेरियर रामास्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वह गैर ब्राह्मण थे और इसीलिए इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है जो समाज सुधारक के तौर पे जाने जाते हैं। इनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था उन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों, देशी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी और पेरियर के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और संस्कृत शास्त्रों का गहन अध्ययन उन्होंने किया था। वे शुरू में कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना पड़ेगा और इसीलिए उन्होंने अछूतों के लिए स्वाभिमान आंदोलन की भी शुरुआत की। मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के वह असली वाहक है और वो भी वही जिसको हम अछूत कहते हैं। उनका कहना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं और इसीलिए यह समस्या निर्माण हो गई। वे हिंदू वेद पुराणों, मनुस्मृति, रामायण और महाभारत के भी कट्टर आलोचक होते थे। ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया, ऐसा उनका कहना था। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। इसका जिक्र है हम अगले स्लाइड पर करते हैं, जैसे कि यहां आप देख रहे हैं कि ईवी रामास्वामी नायकर, जो पेरियर रामास्वामी के नाम से भी जाने, जब इस प्रकार के
ईवी रामास्वामी नायकर ने कठोर आलोचना की थी। उन्होंने खास तौर पर मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण पर आलोचना लिखी। उन्होंने ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया, ऐसा उनका कहना था। और इसीलिए इस प्रकार की जो दलीलें थी वो रूढ़िवादी समाज को रास नहीं आई या पसंद नहीं आई। रूढ़िवादी समाज ने भी इसका प्रत्युत्तर दिया है, जैसे कि सनातन धर्म सभाओं और भारत धर्म महामंडल जैसे बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों ने इसका जवाब दिया है और इसके रुझानों का सख्ती से विरोध भी किया है, जिस प्रकार से गैर ब्राह्मण आंदोलनों ने आलोचना की थी। और इनका मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय उच्च नीच के महत्व पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, और ये वो साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। और इस प्रकार से वह कोशिश करते रहते थे कि जो प्रथा परंपराएं, जो रीति रिवाज या जाति व्यवस्था चल रही है, इसको धार्मिक आधार है, ये वह साबित करने की कोशिश करते थे। इस प्रकार के जो बहस होती थी यह औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे, और ये आज भी जारी है, जो आज हम समाचार पत्रों या कहीं भी न्यूज़ चैनल जैसे जगहों पर हम सुनने को, पढ़ने को मिलते हैं। सुधारों के लिए संगठित होना, यहाँ हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न तरह के जो समाज सुधारक है, इन्होंने अपने अपने इलाके में अपने अपने तरह से कुछ संगठन बनाए और सुधार करने की कोशिश की है। यहाँ हम देख रहे हैं कि केशव चंद्र सेन, इन्होंने ब्राह्मण समाज के मुख्य नेताओं में से ये एक थे, और ब्राह्मण समाज की जो स्थापना है 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी, क्योंकि उस जमाने में मूर्ति पूजा की जाती थी और पशुओं का बलि भी दिया जाता था। इसके जो अनुयायी होते थे उपनिषद में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर पर हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों को आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। इसका मतलब वह किसी भी धर्म में अच्छाई और बुराई होती है उसका उन्होंने विश्लेषण किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो अच्छी चीज़ें हैं उसका पालन करना चाहिए, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जो इंसानियत के कलंक हो सकती है, जो मानवता के लिए घातक हो सकती है, ऐसी प्रथा परंपराओं का त्यागने का भी आह्वान किया था। दूसरी बात कर रहे हैं हम डेरेजियो एवं यंग बंगाल के। ये हेनरी डेरेजियो 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरेजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और तमाम तरह की सत्ता पर उन्होंने सवाल भी खड़ा कर दिया, और उसके लिए उन्होंने प्रोत्साहन भी दिया था। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट विद्यार्थियों ने परंपरा और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अभियान चलाया था हेनरी डेरेजियो ने। तीसरे है रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का जो नाम है स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया है, और यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर उन्होंने जोर दिया था। प्रार्थना समाज है जो 1867 में बंबई में स्थापित किया गया था, और यह जातीय बंधनों का खत्म करने के लिए, बाल विवाह उन्मूलन करने के लिए इसका प्रयास था। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। उनकी जो धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श भी किया जाता था। वेद समाज की हम बात करें, मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई थी, और वेद समाज ब्राह्मण समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इनके सदस्य ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व और अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की, उसका विरोध किया। अलीगढ़ आंदोलन की हम बात करें, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो सैयद अहमद खान, उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में खोले गए ये आंदोलन थे। जैसे मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में, और बाद में यही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से भी जाने लगे थे। और यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव नजर आता है।
सिंह सभा आंदोलन की बात करें, सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया था और इन सभाओं में सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझता से उनको मुक्ति कराने का भी प्रयास था। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। चित्र में हम देख रहे हैं कि खालसा कॉलेज जो अमृतसर में है, 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा इसकी स्थापना। चित्र में हम देख रहे हैं कि गुलामों की बिक्री, दक्षिण कैरोलिना का यह चित्र है जो अमेरिका में है 1856 में, और यहाँ संभावित खरीदार नीलामी में अफ्रीका से लाए गए गुलामों की जांच पड़ताल कर रहे ऐसे दिखाई दे। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। काले और गोरे बागान मालिक। आप ये जान चुके हैं कि महात्मा ज्योतिराव फुले ने पुस्तक लिखी है गुलामगिरी। इसमें जब बताया कि जातीय उत्पीड़न और अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा के बीच किस तरह संबंधित स्थापित किया था। अभी आपको जानना है कि 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय खोजी यात्री व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू कर दिया और अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले जाते थे। वहां के गोरे बागान मालिकों को बेच देते थे। उन्हें कपास और अन्य बागान कामों के लिए उनको लगाया जाता था और ज़्यादातर दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में वो स्थित थे। बागानों में ये गुलाम पौ फटने से लेकर देर रात तक काम करते थे और सही ढंग से काम न करने के नाम पर मालिक उन्हें सजा देते थे, कोड़ों से पीटते थे और तरह तरह की यातनाएं भी देते थे और इस तरह से उन गुलामों का जीवन बहुत ही बदतर होता था। श्वेत और अश्वेत सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से इस दास प्रथा का विरोध किया और इसी क्रम में उन्होंने 1776 में अमेरिकी क्रांति की भावनाओं का हवाला देते हुए आह्वान किया, अमेरिका वासियों, अपने घोषणा पत्र को देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषा भी समझ में नहीं आती। गेट्सबर्ग में दिए गए अपने अत्यंत भावप्रवण भाषण में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया वे लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे नस्लीय समानता के लिए कदम उठाएं ताकि धरती से जनता द्वारा जनता के लिए सरकार का नाश न हो। टू द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, इस प्रकार की जो डेफिनेशन होती है डेमोक्रेसी की, वो डेफिनेशन यहाँ हमको नज़र आ रही है जो अब्राहम लिंकन ने दी है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने महिलाएं, जाति एवं सुधार के कुछ मुद्दों पर चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आया है।